नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हुकूमत में हमेशा शंका और शक की गुंजाइश रहती है और अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं में, शत्रुओं में कह लीजिए, उनको हमेशा शक की दृष्टि से देखा जाता है। तो इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में फिर से फ़ोन टैपिंग का जिन बाहर निकल आया है और इस बार जो आरोप लगाए हैं भाजपा के नेता बन चुके और कांग्रेस के बागी रहे पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने आरोप लगाए हैं कि सरकार में प्राइवेसी अधिकारियों की, नेताओं की पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और सबके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। और ये आरोप कुछ समय पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने भी लगाए थे और उन्होंने विधानसभा के अंदर भी लगाए थे। ये सिलसिला पुराना है। वीरभद्र सिंह जी के समय से लेकर उस समय बीएस थिंड सीआईडी के मुखिया होते थे, उस समय भी लैंडलाइन होते थे, लैंडलाइन की रिकॉर्डिंग हुई। वो कई रिकॉर्डिंग ऐसी निकली जो सीआईडी चीफ ने सुरक्षित रखी थी, लेकिन वो लीक हो गई कहीं न कहीं। मेजर विजय सिंह मनकोटिया के हाथ लगी। वहीं एक महिला नेत्री का भी कह लें, उसका भी एक कोई इस तरह की रिकॉर्डिंग हाथ लगी। फिर पिछली सरकार में फ़ोन टैपिंग के बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम धूमल जी की सरकार पर लगे और बाकायदा मामला दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ। डीजीपी महोदय को पार्टी भी बनाया गया, लेकिन उस मामले में आखिरकार निकला कुछ नहीं। अब फिर से टेलीफ़ोन टैपिंग के आरोप लग रहे हैं। ज़ाहिर है कि फरवरी में सरकार गिराने की कोशिश राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद की गई है और उसके बाद सुप्पू सरकार पूरी तरह से सतर्क हुई है। सीआईडी अपने काम में लगी है, जुट गई है और सीआईडी अब किसके फ़ोन टैप कर रही है क्योंकि अधिकारी राजेंद्र राणा जी का आरोप है कि अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी सारी बातें जो हो रही हैं, उस पे फिर कहा जा रहा है कि तुमने फलाँ व्यक्ति से ये बात की थी। तो उन्होंने कुछ इस तरह के रेफ़रेंस दिए हैं। तो आखिर फ़ोन टैपिंग की इतनी बड़ी ज़रूरत क्यों पड़ गई? आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं मनमोहन कटोच जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उमेश दत्त जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, पंकज पंडित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदेश के, वो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। पंडित जी, ये सिलसिला वैसे तो पुराना है, जब लैंडलाइन होते थे तब भी कैसेट में रिकॉर्डिंगें और कैसेटें बँटती रही हैं और ये जो मुखिया खुफिया एजेंसियों के होते हैं, इनके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं और ये उसका करते रहते हैं। अपना दुरुपयोग भी होता है और एक बड़ी बात ये है कि इसमें एक जो एक्ट टेलीग्राफ एक्ट जो कहता है कहीं न कहीं कि इसमें 7 दिन तक की जो अगर रिकॉर्डिंग किसी की करनी है, किसी पे नज़र रखनी है, वैसे तो आपराधिक मामलों पे और देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पे ये चीज़ अमल में आती है। कहीं राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के लिए उसमें नहीं आती। लेकिन 7 दिन तक की इजाज़त जो सीआईडी चीफ होता है, चाहे एडीजीपी है, चाहे डीजीपी रैंक का अधिकारी है, उसकी अनुमति से 7 दिन तक रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। उसके बाद 6 माह तक अगर रिकॉर्डिंग आगे आगे समय तक करनी है, तो गृह सचिव के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी की कमेटी वाली वहाँ से अनुमति मिलती है कमेटी से। 6 माह बाद डाटा भी नष्ट करना होता है, लेकिन पिछले रेज़ीम के जो डाटे निकले, चाहे कौल सिंह जी का वो वीडियो रहा है, टैपिंग रही, फ़ोन टैपिंग, इस तरह से एजेंसियाँ कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रही हैं। कहीं न कहीं हिमाचल के लोगों की जो निजता है, उस पे खतरा तो नहीं है कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं? जी, पंडित जी। देखिए पथरिया जी, जैसे आपने कहा कि फ़ोन टैपिंग का इतिहास हिमाचल प्रदेश का बहुत पुराना रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी सरकार, कोई भी सरकार हो, जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तो उसका भी यही आरोप होता है कि उनके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं और भाजपा जब विपक्ष में होती है तो भाजपा का भी यही आरोप होता है कि उनके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। जैसे आपने बताया जी, कि मनकोटिया जी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी की पूरी टेप ही सुना दी थी धर्मशाला में, जो रिकॉर्डेड थी। बिल्कुल। बाकी कड़ाका काफ़ी हिट हुआ था। जो कौल सिंह जी वाला प्रकरण था वो भी, लेकिन निश्चित तौर पे आपने जो कहा नियम इसके लिए बने हैं, लेकिन अगर नियमों की अनदेखी करके ऐसे काम होते हैं तो अधिकारी फिर उसको नष्ट नहीं करते, उनका कहीं न कहीं जो है अलग इस्तेमाल किया जाता है। और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अब इतनी तरक्की हो गई है साइंस में कि आप किस तरह से, और हालाँकि मेरा ये मानना है कि अधिकतर नेता जो हैं, वो फ़ोन में इस्तेमाल जो है या तो आजकल वो
जनरल कॉल का इस्तेमाल कोई नेता जो है बातचीत में नहीं करता है। ज़्यादातर या तो व्हाट्सएप कॉल का यूज़ कर रहे हैं या और अन्य ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन्हें माना जाता है कि वो उनको जो है वो सोर्स को कोड नहीं किया जा सकता। इन कोड सोर्सेज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जी, अब राजेंद्र राणा जी काफ़ी समय के बाद वो एक्टिव हुए, क्योंकि हार के बाद पूरी तरह से वो परिदृश्य से गायब थे। तो निश्चित तौर पे वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आए थे, उनके बड़े आरोप थे, तो इस पे चर्चा तो निश्चित तौर पे होनी है। और अब इसके साक्ष्य आज तक कोई जुटा नहीं पाया है कि वाक़ई होती है रिकॉर्डिंग या नहीं। हमने देखा पीछे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जब मरकुटिया जी ने रिलीज़ की थी, तो उस समय तो खुद वीरभद्र सिंह जी थे। तो जब बिना नियमों के ऐसे काम होंगे जिसका कोई एविडेंस ही नहीं होता, उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती। लेकिन निश्चित तौर पे प्रदेश की राजनीति बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। फ़ोन टैपिंग, आरोप-प्रत्यारोप कई चीज़ें इसमें चल रही है। तो ये एक बहुत अलग मुद्दा है। निश्चित तौर पे आपने कहा कि ये निजता की बात है, लेकिन अब वर्तमान दौर में जिस स्तर पे राजनीति हो गई है, उसका एक बहुत छोटा-सा हिस्सा है फ़ोन टैपिंग। और सीआईडी का पिछला आपने देखा होशियार सिंह वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि जी। सीआईडी के लोग उनके पीछे लगे हुए थे। तो जब आप राजनीतिक जीवन में हैं, तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों से आपको निपटना ही पड़ता है, और विशेषकर जब आप अपोज़िशन में होते हैं। लेकिन एथिकली ये ठीक नहीं है, लेकिन राजनीति में अब नियम और एथिक की बात तो कहना बहुत अलग हो गई है, क्योंकि अब साम, दाम, दंड-भेद हर तरह से आपको सत्ता में रहना है। और ये जो फ़ोन टैपिंग वाला मुद्दा जो है, मुद्दे के ज़्यादा थे, जो बड़े आरोप उन्होंने लगाए थे, मुझे लगता है वो प्रदेश के लिए ज़्यादा ज़रूरी थे। बाकी फ़ोन टैपिंग आज से नहीं, 30 साल से पुराना मुद्दा है, और ऐसा कोई नेता नहीं है। वीरभद्र सिंह ने फ़ोन टैपिंग के आरोप लगाए थे, उन्होंने तो घ चेकिंग भी करवाई थी पूरे सेक्रेटेरिएट की। उसके बाद भी जयराम ठाकुर जी ने लगाए हैं, सभी ने लगाए हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आज तक एविडेंस कोई नहीं आया, और ना ही किसी सरकार ने कोई जाँच इनिशिएट की कि जी। फ़ोन टैपिंग होती है या नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के एक आरोप होता है, आरोप आता है और चला जाता है। लेकिन आपकी बात से सहमत हूँ, इसे निश्चित तौर पे हम सब, आप सबकी निजता पे कहीं न कहीं खतरा है, और इसीलिए आजकल जो है वो आम फ़ोन के बजाय लोग जो है, वो अलग-अलग ऐप का इस्तेमाल लेकिन जो है, वो कर लेकिन रहे हैं। पंकज जी, हिमाचल में थोड़ी दिक्कत नेटवर्क की रहती है। जो ऐप्स जितनी भी हैं इस तरह की, वो इंटरनेट अगर है तो चलेगी। और यहाँ पे कई लोग मतलब यहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग अभी भी फ़ोन पे ही बातचीत करते हैं। ऐप्स का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। तो राजेंद्र राणा जी का आरोप यही है कि बहुत से अधिकारी उनको बता रहे हैं कि उनसे जो उन्होंने बात की वो सरकार तक पहुँच गई, फिर सरकार की तरफ से उनको बोला गया कि आप कैसी चर्चाएँ कर रहे हो। ये कहीं न कहीं एक निजता का अधिकार का हनन तो है, कैसे पता लग रही हैं बातें? मुझे लगता है अगर उन्हें ऐसा लगता है, तो निश्चित तौर पे कानून का उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ एक एफआईआर भी ज़रूर करवानी चाहिए थी। देखिए, अगर आपकी निजता का हनन हो रहा है, तो आप राजनीतिक बयानबाज़ी के बजाय आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ-साथ डीजीपी को एक कंप्लेंट भी करते आप, या आप एफआईआर लॉन्च करवाते, वो एक बड़ा मजबूत आधार होता आपका। क्योंकि सरकार की सूचनाएँ भी लीक हो रही है, सरकार अपनी सूचनाएँ नहीं रोक पाती है। जयराम जी तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमें तो पहले ही पता लग जाता है कौन-सी फाइल मूव होने वाली है। हाँ, तो बिल्कुल कुल सरकार मिलाकर की के भी चिंता ये है। जो चीज़ें हैं, इनमें किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर भाजपा के जो नेता हैं, उन्हें लग रहा है फ़ोन टैपिंग है, तो कानून का सहारा लें। अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है, कोर्ट हमारे पास है, थ्रू कोर्ट भी करे, क्योंकि निजता की बात है। आपको अपने हक के लिए लड़ाई ज़रूर आगे आके लड़नी चाहिए। और साथ उन्होंने कहा पत्रकारों के फ़ोन टैप हो रहे हैं, तो हमें भी कई बार पुराने नहीं, लोगों वो को शक सदा होता होते था रहते हैं, कि वो शायद तो सदा एकदम होते कॉल रहते हैं। कट हो जाती थी, डबल कॉल लग जाती थी, तो हम भी बड़े हुँ। सतर्क हो जाते थे कि यार ये क्या हो रहा है, कई बार लेट आवाज़ आती थी। तो इन सब चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, पर निश्चित तौर पे अगर ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक है। और इसमें मुझे लगता है कि अगर आपको लग रहा है, तो इस मामले में लीगल आपको कार्रवाई करनी चाहिए। जी। उमेश जी, ये जो फ़ोन टैपिंग है, ये बेसिकली आपराधिक मामलों के लिए एक हमारी एजेंसियों के पास, गुप्तचर एजेंसियों के पास, पुलिस एजेंसियों के पास एक बड़ा हथियार है कि कहीं कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही, कोई मर्डर में किसी केस में करना है, या कोई देश से जुड़ी सुरक्षा का मामला है। इन मामलों में इसका प्रयोग होता आया है। लेकिन
लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर नजर रखने के लिए, और कहीं ना कहीं इन्होंने पत्रकारों का जिक्र किया, ठीक है, पत्रकार जो प्रमुख पत्रकार रहते हैं उनके टेलीफोन हमेशा ही सर्विलेंस पे लगे रहते हैं, उनको भी पता होता है उस जानकारी का, क्योंकि जो अधिकारी कर रहे होते हैं वो उनको इशारा कर चुके होते हैं, क्योंकि आपस में इनका काफ़ी अच्छे संबंध होते हैं। तो ये जो अब नए आरोप लगाए हैं, भाजपा के नेता हैं बृजेंद्र राणा जी, उन्होंने आरोप लगाए हैं। पहले जयराम ठाकुर जी ने लगाए थे कि फ़ोन टैप हो रहे हैं हम लोगों के, ऐसा है, हमारी कोई विधता नहीं रही है। अब बृजेंद्र राणा जी का कहना है कि अधिकारी उनसे शिकायत कर रहे हैं कि उनके भी फ़ोन टैप हो रहे हैं। ये मतलब इसको किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि आखिर प्रदेश में ऐसी क्या स्थिति आ गई? जी। देखिए ये स्थिति जो है वो प्रदेश में बहुमत में होने के बाद भी जो कांग्रेस के अंदर की खींचातानी है, फ़रवरी से जिसका प्रतिबिंब जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में दिखना शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से उसमें लाभ भी मिला। बहुत से लोगों ने इस सारी चीज़ों से व्यथित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामा और आज जब ये सारे उपचुनाव हुए और अब फिर कांग्रेस 40 सीटों पर मतलब बहुमत पर पहुँच गई, फिर भी अंदर इतनी अनरेस्ट है और अनरेस्ट के साथ-साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है और जिसकी राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियाँ लगातार जिसकी जाँच कर रही हैं, लगातार उनके जो रेड्स हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। तो जी। कहीं न कहीं अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को पॉलिटिकली विजिलेंट रहने के लिए भी बोल सकते हैं और ऐसे कई चीज़ों के लिए आप विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए जो विपक्ष की जो पॉलिसीज़ हैं, विपक्ष किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से इन सारे मुद्दों को चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं चाहे सरकार की नाकामयाबियाँ हैं, चाहे कांग्रेस की और मंत्रिमंडल की इनफाइटिंग है, इन सब चीज़ों को जब जनता के सामने उजागर कर रहा है, तो यही हथकंडे बचते हैं। ऐसी ही चीज़ें बचती हैं जिससे आप राजनीतिक बैलेंस कर पाएँ और राजनीति में अपने आप को स्थिर करने का एक जो असफल प्रयास है वो आप कर लें। तो जयराम जी ने भी स्पष्ट किया है, डॉक्टर बिंदल ने भी स्पष्ट किया है, राजेंद्र राणा जी ने भी स्पष्ट किया है कि इन चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, जो मुद्दों को उठा रही है, जो भ्रष्टाचार के मुद्दों के ऊपर लगातार लड़ रही है प्रदेश में कांग्रेस की विफलताएँ जो है उनके ऊपर लड़ रही है, उनसे पीछे हटने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनावों में आपने उसका रिजल्ट भी देखा है और आज जनता जो है वो प्रदेश सरकार से त्रस्त भी है। प्रदेश सरकार से जो प्रदेश सरकार जिन मुद्दों को लेकर आई थी, उस पर कहीं न कहीं बैकफुट पर भी है। तो भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जयराम जी के नेतृत्व में, डॉक्टर बिंदल के नेतृत्व में, जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में इन सारे मुद्दों को उठाती रहेगी। उसमें एक फ़ोन टेपिंग भी है। इस मुद्दे को भी हम पब्लिक में लेके जाएँगे। इस मुद्दे पर भी हम एक डिस्कशन आपने इनिशिएट की है। ये डिस्कशन जो है वो जनता के बीच में भी होनी चाहिए। जनता को भी ध्यान आना चाहिए कि सरकार अपने संसाधनों का, अपने साधनों का, अपनी एजेंसीज़ का किस तरह से राजनीतिक उपयोग कर रही है, तो इस मुद्दे पर मुझे लगता है यही आज की परिस्थिति है। नहीं, लेकिन उमेश जी देखिए, पिछली जयराम जी की सरकार में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी ऐसे आरोप लगाते रहे कि वो भी टेलीफोन टेपिंग कर रहे हैं। धूमल जी के कार्यकाल में तो इतना बड़ा रिकॉर्ड आया सामने कि लाखों की तादाद में टेलीफोन की जो कन्वर्सेशन है वो रिकॉर्ड हार्ड डिस्क में पाई गई कहीं न कहीं। ठीक है, मामले दर्ज होते हैं, मामले ढंग से बनाए नहीं जाते हैं, उनका हश्र कुछ और निकलता है। और उस दौरान में तो ये भी चर्चा रही कि जो उनका पर्सनल स्टाफ था, उसमें से भी एक बड़े अधिकारी, उनकी भी एक पैरेलल सिम इश्यू करवा के उनकी भी रिकॉर्डिंग होती रही है। तो ऐसे आरोप भाजपा पे भी बहुत लगे हैं। कांग्रेस में तो है ही है कि वीरभद्र सिंह जी के समय में होता रहा और वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ ही वो टेप मनकोटिया जी ने प्रयोग किया था। तो ये दोनों दल ऐसा क्यों करते हैं? आखिर क्या ऐसी इनको इतनी मजबूरी क्या हो जाती है कि राजनीतिक विरोधियों पे इतनी नज़र रखने की क्या ज़रूरत है? शांत मैं प्रदेश है ये। वही कह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से जो परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की आज बनी है उसमें सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस को जो लगातार झटके मिल रहे हैं
और झटके भी अलग-अलग फ्रंट्स पर हैं। डॉक्टर साहब अगर आप देखेंगे तो 40 सीटें जीतने पर भी आप राज्यसभा की सीट हार गए। आपको उपचुनाव में जाना पड़ा। उपचुनाव में भी आपने किस तरह के हथकंडे अपनाकर उपचुनाव में आप गए और आप उस चुनाव को जीतने का प्रयास करते रहे। और उसके बाद भी आपके ही अफ़सर ये कह रहे हैं आपके इंटरनल सिस्टम को जो जानते हैं वो इन सब चीज़ों के ऊपर बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक डिफेंसिव मोड में कांग्रेस की सरकार है और उसके साथ-साथ जनता के फ्रंट पर भी आज जो है वो बैकफुट पर कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे हथकंडों का उपयोग कर रही है। विपक्ष को आप जी। इस चीज़ों से दबा नहीं सकते हैं और विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठाकर आगे चल रहा है। रही बात पहले की सरकारों की, क्या हुआ, कैसी रिकॉर्डिंग्स आई, किस परिप्रेक्ष्य में आई, वो विषय सरकारों के साथ चला जाता है डॉक्टर साहब। जो सरकार चली गई, जो सरकार 10 साल, 20 साल पहले थी, उसके बारे में आज चर्चा करके मुझे लगता है कि कुछ निकलने वाला नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में जो उठक-पटक सरकार के अंदर है, जो लड़ाई अंदर है, उसी का ये काम है कि आज ये परिवेश और इस तरह की चर्चा आप कर रहे हैं। जी, लेकिन अब देखिए तकनीक भी इतनी अच्छी हो गई है, अब तो इक्विपमेंट भी सीआईडी के पास, विजिलेंस के पास बड़े लेटेस्ट हैं, सब कुछ है और सीआईडी का दायरा भी बड़ा है। ये जो मतलब लेकिन अनुमति क्या अधिकारी इस तरह की अनुमति देते होंगे? प्रश्न ये है, एक मतलब वे सामाजिक प्रश्न भी है कि आखिरकार एजेंसियाँ क्यों लोगों की निजता में झाँक रही हैं? अगर किसी अधिकारी के फ़ोन टैप हो भी रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? कारण तो होता होगा कुछ कि अनऑफ़िशियली सब कुछ हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, जनता ऐसा सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, इस विषय को तो जो कंसर्न अधिकारी हैं, वो इस पर स्पष्टता रख पाएँगे कि आखिर ऐसा क्या वो दबाव कभी है नहीं उनके बोलेंगे, ऊपर, वो सरकार कभी क्यों नहीं उन पर बोलेंगे। दबाव बना रही है, सरकार क्यों जी, उनको इस तरह की चीज़ें करने के लिए आगे ले जा रही है। मुझे लगता है कि वो भी अगर इस चर्चा में जुड़े होते तो इस पर स्पष्टता आ सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी एजेंसीज़ का ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो प्रदेश में जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं या जो कांग्रेस पार्टी को अ, अलग-अलग मुद्दों पर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और आज भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे लोगों को और साथ-साथ ही प्रदेश में काम कर रहे अधिकारियों की फ़ोन टेपिंग और इस तरह की जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों में ना पड़ते हुए प्रदेश के विकास पर सरकार को भी, मुख्यमंत्री जी को भी प्रदेश के विकास पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। विपक्ष अपनी बात रखेगा और आप फ़ोन टेपिंग करें, चाहे अरेस्ट करें, चाहे कोई केस बनाएँ, चाहे आप केसेस की झड़ी लगा दें, इन सब चीज़ों से विपक्ष रुकने वाला नहीं होता है। और हिमाचल प्रदेश में तो ख़ासकर भूमिका हिमाचल प्रदेश के लोगों की रहती है, वो सरकार के इन हथकंडों से डरने वाली नहीं रहती है। तो कहीं न कहीं इससे पीछे हटने की बात तो नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का उपयोग क्यों हो रहा है, जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि अधिकारी इस विषय पर अगर उनसे आप जवाब तलब करेंगे, तो शायद उसमें से कुछ निकले। जी, मनमोहन जी सरकार परेशान है कि उसके किसी भी निर्णय की, किसी भी मूव की लीकेज हो जाती है और कहीं न कहीं सचिवालय कर्मचारियों ने भी अपने भाषणों में बोला कि सरकार ऐसा कह रही है कि हम लोग लीक करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो आप लोगों ने निजी लोगों को विभिन्न तरीकों से सचिवालय में, मंत्रियों के कार्यालय में और इधर-उधर तैनात कर रखा है, वो लीक करते हैं ये बातें। बड़ा आरोप लगा है। वहीं राजेंद्र राणा के अचानक रोप लगाने कि फ़ोन टैपिंग बड़े मास लेवल पे हो रही है, उसमें नेता और अधिकारी कहीं भी बख्शे नहीं जा रहे हैं। तो आखिर इतनी बड़े लेवल की क्या ज़रूरत पड़ गई? जी। देखिए बड़ी स्पष्टता से कहना चाहूँगा, निजी तौर पे मेरा ये मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में किसी भी निजता के अधिकार का हनन होना सही बात नहीं है और फ़ोन टैपिंग करना किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन होता आया है और होता रह रहा है, ये कहा किसने है और कौन ये आरोप लगा रहा है, उसको भी आपको जानना चाहिए। राजेंद्र राणा आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार फ़ोन टैप कर रही है और बहुत से जी, अधिकारी, बहुत से नेता उनके संपर्क में हैं। मेरा ये जी, मानना है कि राणा जी को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन से अधिकारी, कौन से नेता उनके संपर्क में हैं,
ताकि सरकार का जो जो उनकी मंशा रही है सरकार गिराने की, एक ठोकर सरकार को और वो लगा पाए। लेकिन क्या राजेंद्र राणा आरोप लगाने के लिए अपने आप को राजनीतिक तौर पे जिंदा रखने के लिए आरोप लगा रहे हैं या सच कह रहे हैं? ये दो बातें इसमें सामने आती हैं। राजेंद्र राणा जी बार बार मीडिया के सामने आके अगर बातें कह रहे हैं तो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि हमीरपुर से ही उनके मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हमीरपुर के लोगों का ये मानना है, राजेंद्र राणा के खिलाफ आरोप भी लग चुका है कि वो हमीरपुर से मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते और यही कारण रहा कि फरवरी महीने में उन्होंने एक बड़ा विद्रोह कांग्रेस के खिलाफ करने का काम किया और जिस मूल विचारधारा से वो कांग्रेस में आए और विधायक भी बने थे इंडिपेंडेंट, उस मूल विचारधारा में वापस चले गए। आज आरोप लगा रहे हैं लेकिन ये स्पष्ट नहीं कर रहे कि कौन लोग उनके साथ संपर्क में हैं, क्यों होंगे लोग संपर्क में उनके साथ, मुझे मेरी समझ से परे की बात है। जो लोग उनके साथ पार्टी छोड़ के गए उनका हश्र क्या हुआ राजेंद्र राणा जानते हैं और उनका खुद का हश्र क्या हुआ ये भी वो समझते हैं और ये भी वो जानते हैं। आज क्या राजनीतिक तौर पर जिंदा रखने के लिए वो आरोप लगा के जिंदा रह पाएंगे राजनीति में, और अपनी जिंदगी राजनीति में जिंदा रहने के लिए उन्होंने ये नया एक तरीका ढूंढा है, मेरा ये मानना है। और दूसरी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही है और यहाँ पर फोन टैपिंग जो हो रही है, सरकार कमजोर है, सरकार अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भाजपा विरोधी सरकारें हैं वहां वहां उनके साथ भाजपा की केंद्र की सरकार क्या कर रही है ये भी इनको जानना चाहिए। और वही जो कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली का जो बात है वो यहाँ चरितार्थ हो रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि भाजपा को फायदा हुआ पिछले दिनों में। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के कार्यकर्ता की आवाज कुचली गई, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीछे नकारा गया। और ये भी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी खुशी की बात है कि कभी किसी जमाने में भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा की वैचारिक सोच के नेतृत्व के अंदर लड़ाई लड़ता था, लेकिन आज नेतृत्व किन्हीं चंद नामों के अंदर रह के वो लड़ रहा है। वो जयराम का नाम लेते हैं, वो बिंदल जी का नाम लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसीकरण भाजपा का भी हो रहा है और कांग्रेस की जो वैचारिक सोच भाजपा में घुसी है वो इनको नेताओं के अंडर ले जाने का काम, जो पहले ये कहते थे कि हम तो संघ की विचारधारा के अंदर चलने वाले लोग हैं, हम भाजपा की विचारधारा के अंदर चलने वाले लोग हैं, लेकिन आज बड़ी खुशी हुई कि इनके मुंह से निकला है कि हम जयराम के नेतृत्व में, हम बिंदल के नेतृत्व में, हम फलाने के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए सुखद संदेश है और भाजपा की वैचारिक सोच में कहीं ना कहीं एक बड़ा द्वंद्व सा मुझे नजर आता है। जी मनमोहन जी, लेकिन आपने कहा कि अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, तो क्या अधिकारी भी, ये चीजें सारी फरवरी के बाद शुरू हुई हैं, जाहिर है कोई भी सरकार का मुखिया होगा अपनी एजेंसी को चिंतन करेगा, नहीं करेगा, उनको उनमें तेजी लाएगा, क्योंकि पहले इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है जिस कारण इतनी बहुत बड़ी बगावत आपकी पार्टी के अंदर हो चुकी है, वो करेगा। लेकिन क्या अधिकारी भी शामिल हैं इस तरह की सरकार के विरोध में? इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि अधिकारी सरकार के विरोध में कौन है वो। अगर कोई अधिकारी शामिल है तो राजेंद्र राणा जी को स्पष्ट तौर पे एफआईआर दर्ज, जैसे पंकज भाई ने कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज कराते हो क्यों सामने नहीं आते, उन अधिकारियों का नाम लेके सामने आए और कहें कि ये अधिकारी मेरे संपर्क में है, उन्होंने बताया है कि फोन टैपिंग हो रही है, मेरा फोन टैपिंग किया जा रहा है, ये जो कांग्रेस के विधायक मेरे साथ संपर्क में है, बताए ना खुल के सामने आके। नाम बिना नाम लिए हुए बात कहना और राजनीतिक तौर पे अपने आप को जिंदा रखने का एक बड़ा काम राजेंद्र राणा जो कर रहे हैं वो सफल नहीं हुआ। जी, लेकिन क्या बहुमत होने के बावजूद फिर मतलब सारा क्राइसिस बहुत बड़ा आया, लेकिन संभल गई कांग्रेस, कहीं ना खड़ी होगी और जनता ने मैंडेट दिया कि यहाँ पे बदला बदली की और इस तरह की सरकारें गिराने वाली राजनीति को जनता ने पसंद नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद फिर से लंबे समय बाद राजेंद्र राणा बोले हैं, और जो बोले हैं कुछ आरोप भी लगाए हैं उन्होंने आपकी सरकार पे, कोई जमीनों को लेके, कोई किसी तरह के लेके। तो आपको नहीं लगता कि ये जो फाइल अभी चल रही होती है सचिवालय में और खबर पहले पहुंच जाती है? अब आपके शायद इंदौरा का ही जिक्र किया उन्होंने कि कोई जगह लेने जा रही है अपने पावर
कारपोरेशन, हिमाचल पावर कारपोरेशन एक किसी की जगह मतलब कौड़ियों के भाव की जगह वो बहुमूल्य भाव में लेने जा रही है, इस तरह का आरोप भी उन्होंने लगाया है। तो ये देखिए चीजें उन तक पहले कैसे पहुंच जाती हैं? देखिए सरकार मैं ये कहना परेशान तो चाहूंगा है। कि अगर उनको इतनी जानकारियां हैं तो उनको तथ्यों के साथ सबके सामने आना चाहिए। और रही मेरे क्षेत्र में जो बात आप कह रहे हैं, मेरे क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, नया इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है, तो उसमें कौन कौन सी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, क्या क्या वहां आ रहा है, इसकी जानकारी अगर आप चाहेंगे तो मैं जुटा के आपके समक्ष दे दूंगा। लेकिन राजेंद्र राणा जी का ये कहना कि मेरे पास जानकारी है, तथ्यों के साथ वो प्रस्तुत करें, उनका स्वागत है। वो सीनियर विधायक रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, तथ्यों के साथ सामने आए और कहें कि ये घोटाला हुआ है, ये बातें हुई हैं। वो क्यों नहीं रख रहे, बस ये कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा मैं करूंगा। आपकी जानकारी के लिए, आप सीनियर हमारे हिमाचल के संवाददाता रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि लंबे समय से आपने देखा होगा कि जब बीजेपी की सरकार आती थी तो कुछ कांग्रेस के सीनियर नेता कहते थे कि मैं सरकार बस चाहूं तो कल गिरा दूं, और फिर भाजपा कांग्रेस की सरकार आती थी तो भाजपा के बड़े सीनियर नेता कहते थे कि मैं चाहूं तो कल सरकार गिरा दूं। ये खेल बड़े लंबे समय से खेला जा रहा है और ये खेल अपने कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्ट करने के लिए हो सकता है। और राजेंद्र राणा, आपने कहा बड़े लंबे समय बाद लोगों के सामने आके पत्रकार वार्ता उन्होंने की है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, राजेंद्र राणा को लोग भूल तो नहीं गए, यही चेक करने के लिए तो उन्होंने पत्रकार वार्ता नहीं की। उन्होंने अपने जी आप को राजनीतिक तौर पर फिर से हिमाचल में लाइमलाइट में लाने के लिए पत्रकार वार्ता तो नहीं की और ऐसे आरोप सरकार के ऊपर लगाने का काम किया। जी, पंकज जी, इनका कहना है कि राजेंद्र राणा लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहे हैं, चाहे वो टेलीफोन टैपिंग है, चाहे वो जमीनों का कुछ उन्होंने इल्जामात लगाए हैं। लेकिन सुधीर शर्मा ने भी कटोच जी बोल रहे हैं, सुधीर शर्मा जी भी आए थे इसी तरह के इल्जाम लेके, और वो इल्जाम ईडी मुख्यालय भी पहुंच गए और यहाँ पे दबिश भी होगी ईडी की। और राजेंद्र राणा अगर कुछ बोल रहे हैं तो आपको लगता है कि ये भी कोई उनके पास साक्ष्य होंगे, कल को कुछ इस पे भी कुछ होगा? मुझे लगता है अधिकांश साक्ष्य जो है भाजपा दे चुकी है केंद्रीय अपने जो इनका केंद्रीय जो नेतृत्व है उसको, और उन्होंने आगे परस्यू किया होगा। लेकिन प्रदेश की राजनीति में इस तरह के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। मैंने पहले कहा 30 साल से ये आरोप लग रहे हैं और ये आरोप राजनीति में कोई नए नहीं है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए पर सरकार पर ये आरोप अपने आप में अजीब है, क्योंकि जो सरकार को आपके एमएलए 10 जो है वो आउट ऑफ टच हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं कर पाती है, वो विपक्ष पर नजर रख रही है। बड़ी हंसी की बात है ये, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का ये जो कुल मिलाकर तख्ता पलट होने वाली जो बात हुई थी उसमें बड़ी हैरानी थी। इतना बड़ा फेलियर की विधायक चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश में जितना भी स्थिति है इस समय इस सरकार में, उसमें तो सरकार को मुझे लगता है इंटरनली अपने लोगों पर ज्यादा नजर रख रही है। भाजपा पर उतनी नजर मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस रख रही है। उन्हें अपने इंटरनली इतनी फंसी हुई है कांग्रेस कि उन्हें अपने लोगों पर ही वो ज्यादा नजर रख रही है। लेकिन निश्चित तौर पे निजता का सवाल है, नियम बने हैं, कानून है, लेकिन ये कोई नया मुद्दा नहीं है। राजनीति में हर मुख्यमंत्री पर आरोप लगे हैं और उस फेरहिस्त में अब सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी शामिल हो गया है। वो चाहे धूमल जी हो, वो चाहे वीरभद्र जी हो, वो चाहे जयराम ठाकुर हो, और सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी उन मुख्यमंत्रियों में जुड़ गया है जिन पर आरोप लगे हैं कि अपने कार्यकाल में वो राजनीतिक विरोधियों के फोन टैप करवाते राजनीति किया। अपने लोगों के भी होते होंगे, क्योंकि सबसे जी ज्यादा बिल्कुल। खतरा तो सरकार को अंदर से है, बाहर से जी कोई खतरा नहीं है। 40 की इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, बाहर वाले कोशिश कर चुके हैं 3 बार, कुछ नहीं हुआ है। तो सरकार की नजर मुझे लगता है अंदर ज्यादा है। लेकिन टेलीफोन टैपिंग एक बार फिर से जिंदा हुआ है, इस बहाने हमने भी चर्चा कर ली और इस इतिहास को बिल्कुल पुराना कर दिया कि प्रदेश में बिल्कुल टेलीफोन टैपिंग उस समय से है, बिल्कुल बिल्कुल। लैंडलाइन होते थे, फिर मोबाइल आया, अब व्हाट्सएप और बाकी चीजें है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली, टेक्नोलॉजी जरूर बढ़ती गई आज। जी, मनमोहन जी अपनों पे नजर रख रहे हैं सुक्खू जी, ऐसा कह रहे हैं पंडित जी। देखिए, खतरा जो अपनों से। व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है उसको सब तरफ नजर रखनी पड़ती है, चारों तरफ नजर रख के ही कामयाब सरकार वो चला पाता है। चलिए ठीक है, चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन टैपिंग के आरोप फिर से लगने शुरू हो गए हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने आरोप लगाए,
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल जी ने आरोप लगाए। अब बागी नेता राजेंद्र राणा जी ने ये आरोप लगाए हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे नेताओं और अधिकारियों के फ़ोन टैप हो रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ़ भाजपा नेताओं के फ़ोन टैप हो रहे हैं। और पंकज पांडे जी ने भी स्पष्ट कहा कि ज़ाहिर है सरकार के अंदर जो दिक्कत आई थी उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अपने लोगों पे नज़र रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। और वहीं आधिकारिक तौर पे ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्योंकि फ़ोन टैपिंग से प प्रदेश की राजनीति, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे उनके समय में बदनाम हुई, चाहे धूमल जी थे उनके समय में बदनाम हुई थी, और जयराम ठाकुर जी के ऊपर भी आरोप लगे हैं। अब उसी कड़ी में ये आरोप ज़ाहिर है जो मुख्यमंत्री होगा उस पर लगेंगे। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता प्रदेश में ना फैले उसके लिए ज़ाहिर है कि मुख्यमंत्री सुक्खू जी को ये चीज़ करनी भी पड़ेगी। अब वो कितनी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये अलग बात है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।